हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंग उपाध्याय। वेलकम टू मंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन का आगे का डिटेल। जैसे हमने पिछली क्लास में ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक देखा था, ओवरऑल हमने प्रोसेस देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा जेनेटिक कोड, उसका हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, जेनेटिक कोड हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो आप अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये सब हमने देख लिया था। एमआरएनए कैसे बनता है, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए कैसे बनता है, ये सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में। आज जो हमें देखना है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में देखना है। Inheritance of character is also affected by promoter and regulatory gene sequences of structural genes। हाँ, पिछली क्लास में एक डाउट रह गया था। जैसे ये वाला जो स्लाइड है ना, वो किसी समझ नहीं आता किसी को। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पिछली क्लास का ही है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चरल जीन। देखो, जो वहाँ पे था स्ट्रक्चरल जीन, ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। ये तुम्हारा प्रमोटर जीन था, ये तुम्हारा टर्मिनेटर था, बीच में था उसका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो इनहेरिट इसका कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर जाना, उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये जो इनहेरिटेंस है वो प्रमोटर से भी अफेक्ट होता है और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से भी अफेक्ट होता है। ये नेक्स्ट क्लास जब हम लाइकोपेरॉन पढ़ेंगे ना, लाइकोपेरॉन, उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग टाइप के रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी जीन्स, तो वहाँ पे ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, hence sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes even though these sequences do not code for any। ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ना, ये कोई एमआरएनए या प्रोटीन नहीं बनाते, बट जीन का इतना डेफिनेशन है ना कि जीन वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। डीएनए का वो पार्ट जिस पर कोई इंफॉर्मेशन हो और वो टाइम आने पे अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसे हम बोलते हैं जीन। जीन तो जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये ना तो किसी मतलब आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, ना तो ट्रांसलेशन शो करते हैं। तो फिर भी हम इन्हें क्या बोलते हैं, लूजली लूजली मतलब कह सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स इवन दो दी सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे है तुम्हारा रेगुलेटरी सीक्वेंस, देख रहे हो यहाँ पे। तो वही है कि जब हम लाइकोपेरॉन ध्यान से पढ़ेंगे ना, उस समय ये वाला तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी में एक एक लाइन हम क्लियर करते चलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको हम रेगुलेटरी जीन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तुम देखो कि ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारा प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। फिर ये तुम्हारा बना रहा है, देखो लाइकोपेरॉन से मेन जो वो काम होता है वो इस एंजाइम्स को बनाने का होता है। ठीक है, देख रहे हो ये बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। ये बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज क्या होता है जब हम बायोटेक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, फिर गैलेक्टोसाइडेज, ये जो हमें देखना है वो लाइकोपेरॉन में देखना है। यहाँ पे देख सकते हो लाइकोपेरॉन है। तो कुछ प्रोटीन्स ये भी रेगुलेटरी सीक्वेंस के रेगुलेटरी जीन्स भी कुछ प्रोटीन्स तुम्हारे बनाते हैं। इस वजह से हम लूजली इन्हें डिफाइन कर सकते हैं किसमें, रेगुलेटरी जीन्स में। आज जो हमें करना है वो करना है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। प्रोकैरियोट्स में तुम्हारे मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, और मोनेरा किंगडम पता होगा तुम्हें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रहते हैं। प्रोटिस्टा में तुम्हारे बाकी के यूनिसेल्ड यूकैरियोट्स रहते हैं। फंजाई में तुम्हारी फंजाई रहती है, प्लांट्स में प्लांट रहते हैं, एनिमल्स में एनिमल रहते हैं। तो ये तुम देखो, पहले हम समझ लेते हैं, दोनों हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ना जो थ्योरी लिखी है हम उसे देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, तुमने पढ़ा था ना कि प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आ रहा था, यहाँ पे अटैच हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था ना। तो देखो वहां से ये जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है ये तुम्हारा प्रमोटर रीजन है, ये देख रहे हो प्रमोटर रीजन। तो यहाँ पे ये आकर के तुम्हारा अटैच हुआ। प्रोकैरियोट्स में याद रखना 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है सिग्मा फैक्टर, रुको, पहला होता है सिग्मा फैक्टर और दूसरा होता है रो फैक्टर। यहाँ पे देख रहे हो रो, डेंसिटी वाला रो, जो फिजिक्स में रो पढ़ते हो ना,
डेंसिटी, बट यहाँ पे डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस प्रोनाउंस करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि डेंसिटी वाला रो है ना, जो ऐसे रोने वाला रो नहीं, जो तुम हमेशा रोते हो वो वाला रो नहीं, डेंसिटी वाला रो। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर रीजन पे बाइंड हुआ। प्रमोटर रीजन पे बाइंड होने के लिए उसे एक वो चाहिए फैक्टर, उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। अगर तुम वहां मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर रीजन पे गया, अब उसे एग्जैक्ट किस पॉइंट पे जाकर के बाइंड करना है उसे डायरेक्ट करेगा तुम्हारा सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा जो आरएनए का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देख रहे हो तुम आरएनए बन रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे आकर के आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा आरएनए बन के रेडी होते जा रहा है और नीचे को लटकते जा रहा है, ठीक है। और सपोज करो कि इतने पार्ट के डीएनए का तुम्हारा बनाना था एमआरएनए। डीएनए क्या छोटे से पार्ट को बनाना है, मान लो कि इतने पार्ट को बनाना है एमआरएनए। तो यहाँ पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज आकर के, ये प्रोमोटर है अगर, तो यहाँ पे आकर के बाइंड किया और सिर्फ एक स्ट्रैंड का याद रखना, प्रमोटर से यहां तक आया, फिर इसे यहाँ पे रुकना भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि यहीं से शुरू किया पूरा एक स्ट्रैंड का पूरा 2.2 मीटर ही ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे रोकने के लिए एक और फैक्टर होता है, उसे फैक्टर है रो फैक्टर। रो से रोकना, सिग्मा से स्टार्ट करना, ऐसे याद रख सकते हो। प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से ये शुरू करेगा, यहाँ से ये शुरू करेगा और तुम्हारा ऐसे ऐसे आके यहाँ से शुरू करके, और ये तुम्हारा सिग्मा फैक्टर है और ये तुम्हारा रो फैक्टर है। रो फैक्टर जहाँ पे आ गया अटैच हो गया वहां पे उसे रोकेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। यही एनसीईआरटी लिख रही है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है प्रोकैरियोट्स। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएस, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, ये हम कल भी देखे थे, एम आर टी, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। इन सब का तुम फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो। एम से मैसेंजर, जो तुम्हारा डीएनए से आरएनए जब बनता है तो एमआरएनए बनता है। टीआरएनए ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, अमीनो एसिड्स ले आता है, वो हम ट्रांसलेशन में देखेंगे। राइबोसोमल आरएनए अमीनो एसिड्स को जोड़ता है, वहां पे प्रोटीन बनती है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो ये राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन सेल। किसी भी सेल में प्रोटीन बनाने के लिए ये तीनों तीनों आरएनए चाहिए, चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो। एमआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए का काम है तुम्हारा डीएनए से आरएनए बनाना। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, 2 अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन के चेन में बनाना, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। टीआरएनए का काम क्या है, उस अमीनो एसिड को ले आना। जैसे मान लो ये हम वीडियो देखेंगे ना, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो इसका जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है, तुम्हारा टीआरएनए आया, एक को और टांग ले आया, फिर यहाँ पे आरआरएनए है, तो आरआरएनए इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो गए, फिर टीआरएनए ले आया एक, फिर यहाँ पे आरआरएनए है, फिर ये 3 को बना देगा। तो ऐसे जो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे प्रोटीन्स बनते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट का मतलब क्या हो, सांचा, सांचा, ठीक है। ऐसे डीएनए का, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ना, तो इस पे अब तुम्हारे एटीजी, एयूजीसी तुम्हारे होंगे। टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। tRNA brings amino acid, read the genetic code, and rRNA play structural and catalytic role during translation। तो इन सब का जो रोल है डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे। अभी इतना याद रख लो कि एमआरएनए टेम्पलेट के जैसे काम करेगा, आरआरएनए तुम्हारा राइबोसोमल में कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा, और टीआरएनए अमीनो एसिड्स को ले आएगा। द सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम याद रख लेना, ये एंजाइम तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन में होगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तुम्हारा रेप्लिकेशन में होगा, जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन इन ऑल टाइप ऑफ आरएनए बैक्टीरिया। देखो इसमें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में ना सिर्फ एक टाइप का, ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये सिर्फ एक टाइप का होता है,
इसका मतलब कहीं और कहीं किसी और में दूसरे टाइप का भी होगा। हाँ, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 टाइप का होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में आज हम देखेंगे उसे, परेशान ना हो। बट यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में तुम्हें याद रखना है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, ठीक है। और तीनों टाइप के आरएनए को वही ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन इन ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो सारे बैक्टीरिया में सारे उसको आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जो हमने इनिशिएशन वाला प्रोसेस देखा था। देखो आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, यहाँ पे कोई 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा है ना पॉलीमरेज का टाइप। तो ये तुम्हारा बाइंड किया प्रमोटर से और तुम्हारा इनिशिएशन वाला प्रोसेस शुरू हुआ। इनिशिएशन के बाद क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है खिंचना। तो ये खिंच करके यहाँ तक आया, इलोंगेट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ तक आया, मतलब पूरा इलोंगेशन में शुरू से लेके लास्ट पॉइंट तक जाना, उसे इलोंगेशन बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब तोड़ देना, मतलब खत्म कर देना। नहीं पता, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि लास्ट पॉइंट, ऐसे याद रखो। ये हमारा हो गया था, हाँ। It uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerized in template dependent fashion following of rule of complementary। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट किस बेसिस पे करता है, ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री वाले उस पे बेस पे। अब कैसे करता है, देखो ये तुम्हारा डीएनए है, समझ लो काम आएगा। ए टी जी सी ए टी, मैं 6 का ही क्यों ले रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। ए टी सी जी टी ए। अब देखो इसमें हमें पता है कि एक काम करता है टेम्पलेट के जैसे, एक काम करता है कोडिंग के जैसे। तो या तो तुम ऐसे याद कर लेना कि कोडिंग वाले में जो जब एमआरएनए बनेगा तुम्हारा, एमआरएनए का बनना ही तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन है। तो जब एमआरएनए बनेगा तो एक काम करना कि कोडिंग वाले को सीधा उस पर उतार देना, सिर्फ टी की जगह पे यू कर देना, ठीक है। टी की जगह पे यू करके बाकी सब वैसे ही कॉपी कर देना उस पर। तो तुम्हारा बन जाएगा एमआरएनए। एमआरएनए बन गया। अब क्या करना, अब ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो कर रहा है, देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो कर रहा है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज उल्टा हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो कराने के चक्कर में ना मैंने सेम चीज लिख दिया दोनों टाइप, दोनों पे। ये तुम्हारा होगा, अगर ऊपर वाला ए है तो यहाँ पे टी होगा ना, ऊपर वाला टी है तो यहाँ पे ए होगा। तो सेम यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसका बन रहा है, टेम्पलेट का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साथ साथ उसका उसके अपोजिट, ठीक है। जैसे ए दो डबल बॉन्ड से टी में जा रहा था, जुड़ रहा था, जी ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सी से जुड़ता था, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। तो ये जो इसका वो है ना बेस पेयरिंग, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इस टाइप को। तो ऐसे समझ लेना कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो करेगा। और ये जो तुम देख रहे हो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे इसके पास फॉस्फेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डुअल प्रोसेस शो करते हैं। पहला सल्फेट जैसे काम करते हैं, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ हेलिक्स कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल पोर्शन ही ट्रांसक्रिप्शन में स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए को ओपन कर रहा है, बट ओपन तो कर रहा है ना यहाँ पे देखो। तो ये हेलिक्स को भी खोल रहा है। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू एंजाइम, छोटा सा ही पार्ट आरएनए का एंजाइम से जुड़ा रहता है, बाकी नीचे को लटकते जाता है, ठीक है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, सो आल्सो द आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही तुम्हारा पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा टर्मिनेटर एंड पे जाता है, जो एमआरएनए बन रहा होता है, नेसेंट का मतलब होता है जो तुम्हारा नया नया न्यूली है, वो तुम्हारा, ऐसे तो नेसेंट का मतलब होता है सिंगल, जैसे तुम सुने होगे ना O3 जब टूटता है तो एक O2 और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी फिलहाल इससे कंफ्यूज मत करो, ऐसे याद रखो कि जो नया न्यूली बना है ना, न्यूली फॉर्म्ड जो आरएनए न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए जो बना है वो फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब डीएनए से हट जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे ये है डीएनए है,
यहाँ तक मान लो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे अगर टर्मिनेटर रीजन आ गया तो इसके आगे तो इसे करना नहीं है, तो अब ये जाएंगे कहाँ? ऑब्वियस बात है फॉल ऑफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि छत से गिर गया ना, डीएनए से हट गया मतलब वो फॉल ऑफ हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाएगा क्योंकि वहाँ पे आ गया टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन में से क्या है भाई? रो है, रो है तो रोक दिया, ठीक है। एंड इंट्रीगोइंग क्वेश्चन इज हाउ, नहीं, दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, इसके बाद क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। दिस intriguing question is how the RNA polymerase is able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination. आओ देखते हैं। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It is associated transiently with initial factor. Initial factor रो से सिग्मा से, इनिशियल फैक्टर सिग्मा से ये जुड़ा तो ये तुम्हारा इनिशिएशन किया और इलोंगेशन किया। टर्मिनेशन फैक्टर रो से, जब टर्मिनेशन फैक्टर रो से जुड़ा तो ये टर्मिनेट कर दिया मतलब रोक दिया, ठीक है। एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, तो ऐसे ये तीनों प्रोसेस को कैरी ऑन किया, ठीक है। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू ईदर इनिशिएट और टर्मिनेट। तो जो ये फैक्टर्स हैं सिग्मा और रो फैक्टर, इनसे इनका जुड़ना, एसोसिएट होना, एसोसिएशन मतलब किसी से जुड़ना, तो इन फैक्टर्स का, सिग्मा और रो फैक्टर का आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ना ऑन डीएनए, ये तुम्हारे एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिसिटी देता है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें, शुरू कर सकें या टर्मिनेट कर सकें, रोक सकें, ठीक है। अगर शुरू हो गया तो इलोंगेट मतलब पूरा एंड तक तो जाएगा ही जाएगा। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, so also the transcription and translation takes place in same compartment. There is no separation of cytosol and nucleus in bacteria, and many times the translation can begin much fully transcribe. ये क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने? मैंने जब स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर थे, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, मैंने वो फर्स्ट लेक्चर में शायद एक टर्म बताया था, न्यूक्लियोइड। जो बैक्टीरिया होती हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके पास, हमारे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, हमारे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना। ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होती है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, ठीक है। कोई है बाइक वाला? तो जो प्रोकैरियोट्स, ये हम यूकैरियोट की बात करें जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, बट प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा न्यूक्लियस पूरा बिखरा होता है ऐसे, ठीक है। तो इस वाले टर्म को टर्म दे रहे थे न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर वाले न्यूक्लियस कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमारे में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमारे में अलग अलग होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हो, न्यूक्लियस के कंटेंट को न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हो, सेल के कंटेंट को साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया में ये कोई भी बाउंड्री नहीं होती है कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को अलग अलग कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एमआरएनए है, अब तुम्हारे नए नए एमआरएनए बनाए, तुम्हें पता है कि एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, तो कई बार क्या हुआ होता है ना कि ये जब एमआरएनए अभी इसका प्रोसेस चल रहा होता है, तब तक ही यहाँ पे तुम्हारा प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अपने बाकी के जो हैं, क्योंकि इसमें जो वो है कंपार्टमेंट है, प्रोकैरियोट्स में कोई कंपार्टमेंट नहीं है। जो तुम्हारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन होता है तुम्हारा न्यूक्लियस में। समझ रहे हो बात को? ट्रांसक्रिप्शन होता है तुम्हारा न्यूक्लियस में। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए तुम्हारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोट में डीएनए तुम्हारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस से जब एमआरएनए बाहर जाता है न्यूक्लियर पोर से, तो साइटोप्लाज्म में तुम्हारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, प्रोटीन बनते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स में पूरा सेल ही तुम्हारा एक सिंगल रूम, समझो ना, प्रोकैरियोट सिंगल रूम है, और यूकैरियोट्स एक 3-4 बेडरूम का घर है जिसमें किचन भी है, बाथरूम भी है, रूम्स भी है, और तुम्हारा पूजा पाठ का भी रूम है, स्टडी रूम भी है, लिविंग रूम भी है, बाकी सब रूम है। प्रोकैरियोट सिंगल रूम है जिसमें तुम पूरा सब कुछ अपना हॉस्टल रूम समझ लो, ठीक है। तो हॉस्टल रूम में तुम्हारा किचन भी वही है,
अगर सिंगल कोई रहता है बाहर तो किचन भी वही है, सब कुछ मतलब उसका वही है, पूजा रूम भी, रहने का भी, सोने का भी, बैठने का भी, सब कुछ एक ही है। तो यहाँ वहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपनी सारी एक्टिविटीज़। बट अगर तुम एक बड़े घर में रह रहे हो तो पूजा रूम के लिए अलग जाओगे, खाना खाने अलग जाओगे, किचन में सोफा पे बैठ के टीवी देखने के लिए अलग जाओगे, ठीक है, वैसे ही समझो। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन और एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होगा। सेम कंपार्टमेंट कौन, एक ही उसके पास कंपार्टमेंट ही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ पे साइटोप्लाज्म हो या न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियोइड होता है टेक्निकली, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि बहुत बार क्या होता है ना कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, यूकैरियोट्स की बात हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए उसके बाद तुम्हारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन हो जाए उसके बाद तुम्हारा ट्रांसलेशन शुरू होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा हुआ ही नहीं होता है, एमआरएनए का भी आधा पार्ट भी नहीं बना होता है, तब तक उसके जो ट्रांसलेशन वाले एंजाइम्स हैं वो तुम्हारे एमआरएनए से जाकर के जुड़ जाते हैं और वहीं से तुम्हारा प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एमआरएनए आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे प्रोटीन भी आगे बढ़ते जा रहा है, और हो सकता है कि दोनों साथ साथ या थोड़े टाइम के गैप में ही जब तक एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब हो तब तक ही तुम्हारा प्रोटीन बन जाए। ये वही लिख रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो तुम्हारे एक साथ साथ हो सकते हैं। कपल्ड का मतलब है साथ साथ हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया कि मच बिफोर आरएनए इज ट्रांसक्राइब, क्योंकि एमआरएनए जैसे जैसे ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसक्रिप्शन को ही हम ट्रांसक्राइब कहते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को ही हम ट्रांसक्राइब कहते हैं। तो एमआरएनए अभी फुल्ली ट्रांसक्राइब नहीं हुआ होता, उससे पहले ही तुम्हारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है, ठीक है। आया समझ। देखो यहाँ पे अभी एमआरएनए तुम्हारा भी फुल्ली ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, तब तक यहाँ पे ट्रांसलेशन वाले एंजाइम्स जाकर के जुड़ सकते हैं और तुम्हारा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे एमआरएनए आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा प्रोटीन इधर से बनते जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन यहाँ तक हुआ तो प्रोटीन आगे बढ़ जाएगा, और कई बार क्या होगा कि यहाँ जैसे ही शुरू हुआ वहीं से तुरंत अपना, क्योंकि ये सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है इस वजह से, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे तुम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का तुम देख सकते हो। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोइड वाला दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखो, यहाँ पे पर्पल कलर से यूकैरियोट्स में ध्यान देखना। यूकैरियोट्स में ये तुम देखो यहाँ पे एक बकायदा न्यूक्लियस नाम का चीज है, कोई कंपार्टमेंट एक अलग है ना पूरा, ये तुम्हें देख रहे हो ना, रेड से मार्क करूं, रेड से, ये तुम देख रहे हो, ये पूरा एक अलग कंपार्टमेंट है ना जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा वैक्यूल भी है, जहाँ पे वैक्यूल की लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें सेल से पाया जाता है। फिर तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली, फिर पेरोक्सिसोम, साइटोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। पेरोक्सिसोम तुम्हारा रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, वो प्लांट फिजियोलॉजी की है। फिर तुम देख रहे हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो ये भी कुछ प्रोटीन्स बनाता है, कुछ लिपिड्स बनाता है। वो सेल साइकिल में, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ना। अभी फिलहाल तुम्हें जो ध्यान रखना है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा हो गया ना। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोइड वाला है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो इसका पूरा ओपन है, जो भी न्यूक्लियस है वो पूरा इधर उधर साइटोप्लाज्म में ही बिखरा है। तो यहाँ पे अगर डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए से अगर आरएनए बन गया तो यहाँ पे कौन सा उसे आके रोकने वाला है कोई, कि अभी मत करो, जब न्यूक्लियस से ये बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में जाएगा तब इसका ट्रांसलेशन करना, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे है, यहाँ पे ये तुम देख रहे हो ना, यहाँ से जब ये बाहर आएगा, यहाँ से जब ये बाहर आएगा इधर, तब इसका ये जो साइटोप्लाज्म तुम देख रहे हो ना, साइटोप्लाज्म जब ये इसमें आएगा, ब्लू वाला देख रहे हो, ये जो जितना पानी पानी है, जब ये उसमें जाएगा ना तब इसका ट्रांसलेशन होगा। जब तक ये इस वाले में रहेगा ना, पर्पल वाले में, तब तक इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, तब तक इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो इतना था हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एक बार तुम रिकॉल कर लो, खुद से रिकॉल कर लो, पढ़ाई करके रिकॉल कर लो। तुम्हें मैं एक वो दूं चैप्टर बुक सजेस्ट करूं, मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये जो बुक देख रहे हो ना, अरिहंत की सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स बायोलॉजी क्लास 12th। अगर तुम बोर्ड्स में हो या फिर नीट में भी तुम इससे यूज कर सकते हो।
मैंने तो इसी से पढ़ के दे दिया था नीट, नो डाउट मैं कोचिंग भी करता था, बट इससे लास्ट टाइम रिवीजन इसी से मैंने किया था। तो ये तुम्हारा ना बहुत अच्छा बुक है, इसमें जो लैंग्वेज है ना वो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तो इसको तुम अगर चाहो तो खरीद सकते हो, ना चाहो तो तुम्हारे ऊपर है भाई। एनसीईआरटी पढ़, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ना खुद से सेल्फ रिवीजन करना है, सेल्फ मतलब खुद से स्टडी करनी है, तो अगर कोई बहुत वो इंग्लिश से डर लगता है ना, तो इस बुक को तुम चूज करो। इसे मेरी मैम ने मुझे सजेस्ट किया था, काफ़ी बहुत अच्छी बुक है। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी कहाँ से प्रमोशन करूँगा, अभी तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। कोई बात ना, कभी नहीं करूँगा, मतलब आगे फ्यूचर कौन जानता है। देखो अब जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बातें कर लेनी चाहिए यार बीच में, क्योंकि अभी हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़े हैं, अभी डायरेक्ट हम यूकैरियोट्स पे आ जाएं तो सब तुम्हारा मिक्स हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेना ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो देखो यूकैरियोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है। इसमें क्या है, ये जीपीपीपीपीपी क्या है, एक्सॉन क्या है, इंट्रॉन क्या है। अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है तो तुम्हें आइडिया है कि एक्सॉन इंट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, जीन क्या होता है, कुछ आइडिया है। नहीं आइडिया है तो जाओ देखो लेक्चर नंबर 5, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। तो देखो आओ शुरू करते हैं। ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज था उसमें, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, अब इसमें प्रमोटर इनिशिएशन टर्मिनेशन होगा, प्रमोटर टर्मिनेशन होगा, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा, सिग्मा और रो फैक्टर नहीं होगा। यूकैरियोट्स की बात तो कर रहा हूँ। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी 3 टाइप का हो जाएगा। नाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नाम सेम है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 टाइप का होगा। यहाँ पे जो तुम एक एनसीईआरटी का लाइन था मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये लिखा था ना कि ये देखो, द सिंगल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। अब तुमसे एग्जामिनर पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ हाँ रुको, बैक्टीरिया। अब ये इसको वो कर देगा, हटा देगा। अब तुमसे पूछेगा, ये लाइन दे दिया एसोसिएट रीजन, ये लाइन दे दिया और 4 ऑप्शन दे देगा प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड, अमीबा, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, मतलब कुछ भी 4 ऑप्शन दे सकता है। और तुमसे पूछेगा कि बताओ किसमें। अगर तुम्हें प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया दे रखा है तो तुम बैक्टीरिया पे कर देना बिना सोचे, ठीक है। वैसे देगा नहीं बट बैक्टीरिया कर देना, एनसीईआरटी को फॉलो करना। आओ देखते हैं। उससे पहले कुछ ये टर्म जान लो, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम 2 टाइप के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में 70S पाया जाता है, 70S। यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। तुम बोलोगे कि 60 + 40 100S होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा जब दोनों को मिक्स करके जब इसका डेंसिटी लिया जाता है तो 80 आता है, और 50 30 80 होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। इन दोनों को जब मिक्स करोगे, दोनों को साथ लोगे, उसके बाद इन दोनों का डेंसिटी निकालोगे तो वो 70S आएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि इसके 16S याद रखना। प्रोटीन्स तुम्हें नहीं याद रखने हैं, याद करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं जानता कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। प्रोटीन्स का टाइप अगर तुम्हें याद रखना है कि कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें कौन सा कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो याद रख लेना। वरना तुम्हें जो मेन याद रखना है वो याद रखना है 16S, 23 एंड 5S। मैं बता रहा हूँ क्यों याद रखने हैं यार, याद कर लो ना। यूकैरियोट्स में जो तुम्हारी स्मॉल सब यूनिट होती है, ये देखो ये दो पार्ट्स में टूटा है। ये तुम्हारा है स्मॉल सब यूनिट और ये तुम्हारा है लार्ज सब यूनिट। सेम प्रोकैरियोट्स में भी ये तुम्हारा स्मॉल, ये तुम्हारा है लार्ज, ठीक है। स्मॉल में प्रोकैरियोट में 16S होता है, यूकैरियोट्स में 18S होता है, लार्ज में 23 + 5S होता है, और इसमें 28 + 5 + 5.8S होता है। याद करो, अभी मैं जब इसका आरएनए पॉलीमरेज हम देखेंगे ना, तब अभी तुम्हें क्लियर होने वाला है। देखो, इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। There are at least 3 RNA polymerase in nucleus in addition to RNA polymerase found in organelles.
देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोकैरियोट्स में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कुछ पार्ट्स कोई एक काम करेगा, कुछ पार्ट कोई दूसरा काम करेगा, और अगला पार्ट कोई अगला काम करेगा, ठीक है। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, वो तुम्हारा ट्रांसक्राइब करेगा आरआरएनए को। ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ रहे हैं अभी, यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो तुम्हारा ट्रांसक्राइब करेगा आरआरएनए को। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, इसलिए मैं बोल रहा था राइबोसोमल आरएनए में कौन सा 28S 18S और 5.8S, इसीलिए मैं बोला था ना 28S 18S और 5.8S। ये तुम्हारा करेगा आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, वो करेगा एमआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है। इतना याद रखना, एमआरएनए को वो ट्रांसक्राइब करेगा जो डीएनए से तुम्हारा एमआरएनए बन रहा था ना, तो इसको ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2, याद करने की अभी ट्रिक बताऊंगा। और जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज 3 है, आरएनए पॉलीमरेज जो तुम्हारा 3 है, आरएनए पॉलीमरेज 3, वो तुम्हारा ट्रांसक्राइब करेगा 5S को, जो स्मॉल 5S था ना, ये जो बच गया था इसको, और tRNA को, और SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। यहाँ पे उसका वो लिखा है, नहीं लिखा तो रहने दो। 3 चीज को थर्ड वाला करेगा। अब याद करने की एक ट्रिक, याद करने की ट्रिक, ये ट्रिक मेरी मैम ने बताया था, याद कर लेना। रीमा कहाँ गया, रीमा ट्रांसफर, ठीक है। रीमाटा, रीमाटा ऐसे आता है, रीमाटा, रीमाटा, ठीक है। ऐसे याद रखो, इसको जोड़ दो 1 से, इसको जोड़ दो 2 से, इसको जोड़ दो 3 से। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, ठीक है। 3 में एक चीज याद रखना कि वो 5S स्मॉल आरएनए को भी करेगा और SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को भी करेगा। ये सब क्या होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो कि जो बेसिक था वो मैंने बता दिया, ऐसी बात नहीं है। जो तुम्हें चाहिए था वो तो मैंने बता दिया। इससे क्या हो गया, जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने बता दिया ना। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5S आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, 2 कॉम्प्लेक्सिटी है यूकैरियोट्स में, देयर आर एडिशनल 2 कॉम्प्लेक्सिटी इन यूकैरियोट्स, है ना। देखते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। देखो जो डीएनए है, यहाँ से एमआरएनए बना, इसके पास अब कुछ एक्सॉन्स होंगे, कुछ इंट्रॉन्स होंगे। एक्सॉन्स जो एक्सप्रेस करें, एक्सॉन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस का मतलब जो अपने आप से प्रोटीन्स बनाए। डीएनए उसका एमआरएनए का वो पार्ट जिसके पास एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी हो। इंटरप्टेड बाई, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन डिफाइंड ऑर्डर। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड स्कैपिंग एंड टेलिंग। देखो ये जो है जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हैं, उसे तुम बोलोगे HNRNA, इसे तुम बोलोगे HNRNA, ठीक है। और टाइम लगेगा बाबू, ऐसे नहीं समझ आ जाएगा, एक बार समझ लोगे फिर कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। ये देखो डीएनए से तुम्हारा HNRNA बना, डीएनए से तुम्हारा HNRNA बना, तो ये जो ब्लैक वाला है वो है तुम्हारा इंट्रॉन। इंट्रॉन को इंट्रॉन कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। एक्सॉन्स तुम्हारा एक्सप्रेस करेगा, एक्सॉन तुम्हारा एक्सप्रेस करेगा मतलब वो काम का है, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन्स बनाएंगे। तो अब क्या किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग,
स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे। अब जो रेड वाला पार्ट है वो तुम्हारा एक्सॉन, रेड वाला पार्ट तुम्हारा एक्सॉन है ना, रेड वाला पार्ट एक्सॉन है। तो अब इस एक्सॉन को हम जोड़ देंगे। जोड़ने का काम कौन करता है, चलो पिछली क्लास में मैंने बताया था, फटाक फटाक कमेंट कर दो। जोड़ने का काम करता है तुम्हारा कौन सा एंजाइम था, कौन सा एंजाइम था, वो था डीएनए लाइगेज। ये तुम्हारे एक्सॉन्स को जोड़ता है, ठीक है। इंट्रॉन्स हटा देगा, एक्सॉन्स को जोड़ देगा, तो वहां से तुम्हारा बनेगा मैच्योर आरएनए। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से बनेगा मैच्योर आरएनए, मैच्योर आरएनए। ये आप देख सकते हो एचएनआरएनए। मैं कोई अपने वर्ड, अपने तरफ से वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, सब एनसीईआरटी का है। नहीं यकीन हो रहा है तो उठा के देख लो अपना। अब ये जो है एचएनआरएनए वो जाएगा तुम्हारे एक प्रोसेस में कैपिंग और टेलिंग में। देखो यहाँ से कैपिंग और टेलिंग क्यों जरूरी है, तुम्हें लग रहा होगा ना कैपिंग और टेलिंग क्यों जरूरी है। जो तुम्हारा सेल होता है उसके पास इम्यूनिटी होती है, बॉडी के पास तुम्हारी इम्यूनिटी होती है, इम्यून सेल्स होती हैं। तो एमआरएनए, मोस्ट ऑफ द वायरसेस के पास आरएनए होता है उनका। कोरोना वायरस तुमने सुना था ना, जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था, उसके पास आरएनए का जीनोम था। हमारे पास डीएनए होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है कि कोई भी अननोन आरएनए आए तो उसे काट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में करके काट दो, ठीक है। उससे बचाने के लिए, जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई बन के नया नया बन के आरएनए आया है, ठीक है। तो अब उसे बचाना है, प्रोटीन भी तो निकलवाना है, ट्रांसलेशन करोगे ना। अभी तक तो न्यूक्लियस में हो, अभी तक तुम न्यूक्लियस में हो तो बचे हो। जब न्यूक्लियस के पोर से इसे बाहर भेजोगे, जब न्यूक्लियस के पोर से इसे बाहर भेजोगे तो साइटोप्लाज्म में आ जाओगे। साइटोप्लाज्म में आ जाओगे तो एंजाइम्स खड़े होंगे बंदूक लेके, आता है तो काट दो। बंदूक से नहीं काटेंगे, है चाकू से काटेंगे, कैंची से काटेंगे, किसी से भी काटें। मेरे एग्जाम्पल से बहुत अजीब होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे एमआरएनए तुम्हारा न्यूक्लियस से बन के साइटोप्लाज्म में आया, तो वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग का मतलब कुछ एंजाइम्स हैं जो इस एमआरएनए पे निशाना लगा के बैठे हैं कि अगर ऐसा कुछ आया, मतलब जो हमारी जान पहचान कर रही है, अगर ऐसा कुछ कोई आया तो उसे बैठ के काट देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, ऐसा कहने का मतलब। तो अब प्रोटीन बनवाना है न्यूक्लियस को, क्योंकि डीएनए बॉस का ऑर्डर आया है कि ये तुम प्रोटीन बनवाओ और यहाँ से तुम अपना काम करवाओ। बट इसको अब भेजना है हमें साइटोप्लाज्म में। अब दिक्कत बहुत बड़ी है, भेजे कैसे, भेजेंगे तो ये उसके लिए साइटोप्लाज्म के लिए ना। हाँ अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये नया कैसे होगा, तो इंट्रॉन्स जो तुम्हारा डीएनए का कोड था वहां से तुम्हारा क्या बना, एमआरएनए बना। एमआरएनए में भी स्प्लाइसिंग हुआ, इंट्रॉन्स को हटा दिया गया, तो एक समझो तो एक नया वो बन गया ना कोड, जहां से प्रोटीन बनेगा। इंट्रॉन्स हटा दिया गया मतलब डीएनए का कुछ पार्ट, आरएनए का कुछ पार्ट हटाया गया, तो एक समझो तो नया कोड बन रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म के लिए नया होगा ना। तो ऐसे समझो कि अब इसको मास्क पहना दिया जाए। मास्क कैसा, मास्क ऐसा कि साइटोप्लाज्म के जो खड़े हैं सैनिक वो इसे पहचान ही ना पाए, ठीक है। तो अब इसके मुंह पे और इसके पैर पे कुछ काम किया जाएगा, ठीक है। इसके मुंह पे भी, कैप तुम सर में लगाते हो ना, पैर में तो लगाते नहीं कैप, तो जो सर के पास करोगे उसे तुम बोलोगे कैपिंग, और जो पैर में करोगे टेल, वैसे जनरली टेल मतलब पूंछ होती है, तुम्हारी भी पूंछ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेल में पूंछ नीचे होती है, तो टेल तुम्हारे नीचे वाले पार्ट में होगा, मतलब लास्ट वाले पार्ट में होगा, तो इसको बोलोगे टेलिंग। कैप सर में पहनते हो तो कैपिंग, टेल नीचे होता है तो टेलिंग, ठीक है। अब होता क्या है, कैपिंग में एमजी भैया आते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एमजी याद रखना, उसमें तुम्हें नॉर्मल टिक करना है, बोर्ड्स में हो तो पूरा नाम याद रखना। कैपिंग में एमजी भैया आते हैं, एमजी ग्लॉस्टर नहीं, एमजी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 प्राइम एंड, ये तुम्हारा कौन सा एंड होगा 5 प्राइम, ठीक है। ये तुम्हारा है 5 प्राइम एंड, ठीक है, और ये तुम्हारा है 3 प्राइम एंड, ठीक। अरे भैया
आरएनए पॉलीमरेज अपने 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही तो काम करता है, तो इधर तो वही बनाएगा ना। इसको उल्टा क्यों नहीं लिख दिया? उल्टा लिख लो, उल्टा लिख दोगे तो उल्टा करोगे, यहाँ पे तब कैपिंग करोगे, यहाँ पे टेलिंग करोगे। आई नो यार तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा तब। ठीक है, तो देखो कैपिंग में हम क्या करेंगे, 5 एंड पे, 5 प्राइम एंड पे हम Mg ट्राई फॉस्फेट, Mg ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, 3 बार पी लिख दो, Mg पी 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 Mg ट्राइफॉस्फेट। अब थर्ड प्राइम पे क्या करेंगे, 200 से 300 एडिनाइल रेसिड्यूज, एडिनाइलेट रेसिड्यूज। एडिनाइलेट एक तुम्हारा कंपाउंड है, ऐसे बोल सकते हो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 200 से 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। 300 यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये दो बहुत हैं, दो चीज बहुत काफी है कि उस दुश्मन से बच जाया जाए। तो अब इसे बोलोगे ना फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA या फिर mRNA। देख रहे हो यूकैरियोट। अब आओ, अब एक फटाक से हम वो देख लेते हैं, रिव्यू। क्रिकेट में देखते हो ना रिव्यू होता है, बॉल डालते हो उसको रिव्यू करते हो। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, DNA, mRNA। mRNA नथिंग, डायरेक्ट ये प्रोसेस कर देना, यहाँ से तुम ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी शो करा सकते हो। TL का मतलब ट्रांसलेशन, TC का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स का। DNA, ये तुम्हारा बना mRNA फुल्ली, ये जो है ना फुल्ली mRNA, ये तुम्हारा ये है। अब इसके बीच में क्या क्या होगा, इसके बीच में होगा इसका स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को हटा देंगे, एक्सॉन्स को रखेंगे। इसके बाद होगा इसका कैप पहनाएंगे इसे, कैपिंग। कैपिंग किस एंड पे होगा, 5 प्राइम एंड पे होगा। उसके बाद कराएंगे टेलिंग। टेलिंग किस पे होगा, पूंछ पे होगा, यानी 3 प्राइम एंड पे होगा। कुछ ना समझ आए तो ऐसे याद रख लेना कि जो तुम्हारा RNA पॉलीमरेज है उसके काम करने का डायरेक्शन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 5 प्राइम तुम्हारा कैपिंग होगा, 5 प्राइम तुम्हारा कैपिंग होगा, 3 प्राइम पे तुम्हारा टेलिंग होगा। ऐसे तुम याद रख लेना, बेसिक, बहुत बेसिक, ठीक है। अब इससे क्या ही बताएं हम। तो देखो GPP MgPPP 5 प्राइम पे हो गया। PPP का मतलब ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे पॉली एटेल, पॉली का मतलब होता है, पॉली मतलब 3 से ज्यादा, 3 या 5 से ज्यादा, ठीक है, 3 या 5 से ज्यादा, मोर देन 3 to 5, 3 और 5। तो आप देख रहे हो 200 से 300, कहाँ 200 से 300 और कहाँ 3 से 5। पॉली एडिनाइलेशन, जो एडिनाइलेट को अटैच करने का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं एडिनाइलेशन। और यहाँ पे बहुत सारे एडिनाइलेट के रेसिड्यूज बचे हुए जुड़ रहे हैं तो इसे बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन। तो यहाँ से तुम देख सकते हो ये तुम्हारा मैच्योर mRNA, mRNA का मतलब मैसेंजर RNA, ठीक है, मैच्योर हो गया। The significance of such complexity is now beginning to understood। अब इस पूरा कॉम्प्लेक्स, ये ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो अब ये समझ आने लगा थोड़ा थोड़ा। द स्प्लिट अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। ये जो है ना एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन इंट्रॉन, इसे बोलोगे तो स्प्लिट अरेंजमेंट। तो ये तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है कि ये एंशिएंट फीचर मतलब पुराना, जो हमारे पुराने लोग थे ना वैसा कुछ हमें एहसास करा रहा है कि पुराने में भी ऐसा होता होगा। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल, पुराना। तो इंट्रॉन्स का होना हमें एंशिएंट टाइम का याद दिलाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। और जो RNA का जो इसका स्प्लाइसिंग है कच 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 कच, वो हमें RNA कभी डोमिनेट करता होगा, उस चीज का हमें वो एहसास दिलाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। इन रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RNA एंड RNA डिपेंडेंट प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम हैज एज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस। आज के टाइम पे मतलब फिलहाल 10 15 20 साल पिछले, उसमें RNA और RNA डिपेंडेंट
आरएनए पे डिपेंडेंट प्रोसेसेस के बारे में हमें बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे लिए, तभी हम डीएनए का पढ़ पाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारा है जेनेटिक कोड। अब देखो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जेनेटिक कोड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड व्हाट कॉम्प्लीट्स फ्रॉम वन टू अनदर। जो हम देख रहे थे ना ऐसे डीएनए, यहाँ से डीएनए से आरएनए बन गया, ये कैसे बना? यहाँ पे तो कोड थे ना बहुत सारे, यहाँ पे तो कोड थे बहुत सारे, ऊपर भी नीचे भी, तो उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। वही जेनेटिक कोड है, देख रहे हो, यू यू यू, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो अब जब यूरेसिल 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 आएगा तो फिनाइल एलेनिन बनेगा। सी साइटोसिन यूरेसिल ग्वानिन, ये आएगा तो तुम्हारा बनेगा ल्यूसिन। ये सब ल्यू प्यू ये सब क्या लिखा है? ये कुछ नहीं, अमीनो एसिड के नाम है, शॉर्ट फॉर्म। AUG अगस्त मेथ्योनिन, AUG तुम्हारा मेथ्योनिन बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही ACU, ये कोई कोड नहीं है, ये तुम्हारे ACU का मतलब हो गया एडेनिन साइटोसिन यूरेसिल, ठीक है, एडेनिन साइटोसिन यूरेसिल। अच्छा एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी नहीं है। टी क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात हो रही है फॉर वेरियस अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की बात हो रही है। अमीनो एसिड्स कब बनेंगे? जब mRNA से तुम्हारा ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। तो mRNA में, mRNA है तो RNA ना, RNA में थाइमिन होता कहाँ है? तो उसे पढ़ेगा कौन? तुम पढ़ोगे, कहीं भी देख लो, UCAG, सेम वैसे UCAG, टी नहीं है, क्योंकि ये आरएनए की बात हो रही है, ट्रांसलेशन की बात हो रही है, अमीनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है। हैंस द प्रोसेस आर इजी टू कॉन्सेप्टुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस चीज़ को हम कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे हम इसे वो कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या है? mRNA से प्रोटीन बनना, इसी को तो बोलते हैं हम वो ट्रांसलेशन। तो mRNA किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। और प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो वही लिख रहा है कि जो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है वो तुम्हारा है कि इंफॉर्मेशन शेयर होना पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तुम्हें इतना पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। और इसका जो बेसिक यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा है, जिस चीज़ से मिलकर के बना होता है उसे बोलते हैं पॉलीमर्स यूनिट। तो न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस तुम्हारे प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स क्या होता है? प्यूरिन्स तुम्हारा होता है एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं? साइटोसिन यूरेसिल और ग्वानोसिन, ठीक है, ग्वानिन। फॉस्फेट तुम्हारा फॉस्फेट क्लियर है, पेंटोज शुगर क्लियर है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नॉर कुड बी एनी ड्रॉन थ्योरेटिकली। देखो अब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे का अपोजिट प्रेजेंट नहीं है, एक दूसरे का जो पेयरिंग वाला प्रोसेस था वो नहीं है। देखो जैसे ये डीएनए था, यहाँ पे तुम्हारा ए था तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी था, यहाँ पे ये जी था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी था। बट यहाँ पे अमीनो एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता, अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो ये लिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड के बीच में ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, और इसे थ्योरेटिकली भी तुम नहीं ड्रा कर सकते, ऐसे डायरेक्ट अमीनो एसिड यहाँ से नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है? देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंस थ्रू to support notice the change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acid in protein। तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ वो होते हैं, एविडेंस है, कुछ प्रूफ्स हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल पे प्रेजेंट होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे अमीनो एसिड्स में मतलब उसे प्रोड्यूस करने में, ठीक है।
दिस लीड टू प्रपोजिशन ऑफ ए जेनेटिक कोड could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein। देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल के पास जो भी है इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पास मटेरियल है, ठीक है, वो तुम्हारे अमीनो एसिड बनाएंगे, और अमीनो एसिड्स के मिलने से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो जेनेटिक कोड का प्रोपोजिशन है, जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करेगा तुम्हारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस इन प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड जिस सीक्वेंस में होंगे उसी हिसाब का प्रोटीन भी बनेगा। अभी अमीनो एसिड कहाँ से डिसाइड होगा, अमीनो एसिड डिसाइड होगा जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड कहाँ से डिसाइड होगा, जेनेटिक कोड कुछ नहीं है, जो mRNA के ये जो जेनेटिक कोड हम किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड हम इसे कहते हैं AUCGAU, ठीक है। तो अभी इसमें से 3 का तुम सेट लगा लो, ये जो 3 का एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल, ये दो यहाँ पे तुम्हारे जेनेटिक कोड आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2 जेनेटिक कोड, 3 नाइट्रोजनस बेस का एक जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering a genetic code were most challenging। अगर डीएनए या आरएनए का अगर हम बायोकेमिकल नेचर पता करने लगे और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है ना कि अगर तुम्हारा बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्साइटिंग था, तो ये जो तुम्हारा जेनेटिक कोड को मतलब डिकोड करना, जेनेटिक कोड को डिकोड करना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिक्स। तो इसके यही कहने का मतलब है सीधा सीधा कि तुम्हें बायोकेमिकल नेचर एवरी मैककार्टी मैक्लियॉड का देखने में बड़ा मजा आया, फिर वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखने में बड़ा मजा आया। तो ये भी तुम्हारे लिए मतलब जो जेनेटिक कोड का डिकोडिंग था वो भी बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग था। इसमें बहुत सारे फील्ड्स के साइंटिस्ट लगे, जैसे कि फिजिस्ट लगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट लगे, बायोकेमिस्ट लगे और जेनेटिक्स भी लगे। तो ये था तुम्हारा ओवरव्यू, ठीक है। ये गॉर्ज गेमो क्या किए, उसके बाद तुम्हारे हरगोविंद खुराना क्या किए हैं, फिर तुम्हारे मार्सन नीरनबर्ग क्या किए, ये तुम्हारे जेनेटिक कोड है, सैलिएंट फीचर इसका है, ठीक है, AUG। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, या फिर अभी कर लेते हैं, छोड़ो, यादें नहीं है। देखो गॉर्ज गेमो ने क्या किया, ये एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, इन्होंने 4 बेस पेयर्स थे, क्योंकि यहाँ पे थायमिन नहीं था, अब इन्होंने 4 बेस से इन्होंने 20 टाइप के अमीनो एसिड, क्योंकि मैजिक 20 एक प्रोटीन का सेट होता है, ठीक है, तो 20 टाइप के प्रोटीन्स के लिए 20 टाइप का अमीनो एसिड मतलब होना चाहिए। तुम अभी इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, अभी नॉर्मली समझो। यहाँ पे 4 बेसेज हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है, AUGC। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर ये 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं, ये 4 कोड मिलके 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं, द कोड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। तो जरूर जैसे ABCD है, 26 लेटर्स हैं ABCD में, और इतना बड़ा इंग्लिश हो गया, देख रहे हो, ये पूरा इतना 26 लेटर्स हैं, तो जरूर इसका कॉम्बिनेशन हुआ है ना, जैसे U है, YOU 3 लेटर से U है, I है तो सिंगल I है 1 लेटर, तो वैसे ही ये 4 बेसिस ही मिलकर के 20 टाइप के अमीनो एसिड्स बना रही है, ठीक है। तो जरूर कहीं ना कहीं इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, अलग अलग पॉसिबिलिटीज। He suggested that in order to code all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide। उन्होंने सजेस्ट किया कि इन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जो कोड बना होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड क्यों, क्योंकि उसमें एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस आएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रपोजिशन वो किया, वेरी बोल्ड प्रपोजिशन का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि पॉसिबिलिटीज, बहुत समझने के लिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेसिक है। बिकॉज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 की पावर 3, बेसिक मैथ पढ़ाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये तुम्हारे 64 कोडॉन्स,
जनरेट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं रिक्वायर्ड से, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, 64 कोडॉन्स। ठीक है, 64 कोडॉन्स का मतलब होता है कि तुम्हारे ये जो तुम देख रहे हो ना AUG, AUG तुम्हारा एक कोडॉन है, CUC ये तुम्हारा एक कोडॉन है, UUG ये तुम्हारा एक कोडॉन है। अगर तुम्हें नहीं यकीन हो रहा है, इस साइंटिस्ट पे तुम्हें भरोसा नहीं है, तो एक काम करना, AUGC इसमें बैठना और 3-3 का तुम सेट लगाना। ठीक है, एक बार तुम AUG को लेना, फिर UGC को लेना, फिर AGC को लेना, ऐसे करके तुम बहुत सारे तुम वो लगाओ, टाइम वेस्ट करो खूब, और इसको कॉम्बिनेशन बनाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ। तुम्हें 64 से 65वां नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आए एक हरगोविंद खुराना जी। इनका भी बहुत वो है जेनेटिक्स में रोल प्रोवाइड। इन्होंने जो जो तुम्हारे गॉर्ज गैमो, इन्होंने जो ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ये ट्रिपलेट 3 न्यूक्लियोटाइड वाला, इसको इन्होंने प्रूव कर दिया। इसके लिए इन्होंने प्रूफ दे दिया। ठीक है, ये तुम्हारा और डॉन्टिंग टास्क था। ठीक है, चैलेंजिंग। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाई, इन्होंने एक केमिकल मेथड से दिया हरगोविंद खुराना ने। इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर। इन्होंने क्या किया कि AAA लिया, UUU लिया, CCC लिया, और ऐसे करके ना इन्होंने बहुत सारे होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर का मतलब एक टाइप का, जैसे AAA है, UU इसको होमोपॉलीमर बोलोगे, और कोपॉलीमर का मतलब दो से, AUA, UAU, CUG मतलब CUC या CUG, इसको बोलोगे होमो कोपॉलीमर। ठीक है, इन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए और उससे देखा, मतलब न्यूक्लियोटाइड बनाए और उससे देखा कि इससे क्या बन रहा है, कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है। तो हरगोविंद खुराना ने ये वाला काम किया कि किस सेट से एडेनिन यूरासिल एडेनिन से मिलकर के कौन सा प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये तुम्हारा चार्ट तैयार हुआ था। ये जो चार्ट है ना, ये वो हरगोविंद खुराना के और गॉर्ज गैमो के मतलब पूरे कॉन्सेप्ट से मिलकर के हुआ। गॉर्ज गैमो ने वो दिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनाता है, और ये 4 की पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट दिया था। हरगोविंद खुराना ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। अब आते हैं मार्सन नीरनबर्ग। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया ताकि प्रोटीन बन सके, और ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर के फाइनली कोड को डिकोड कर लिए। ठीक है, सेवेरो का एंजाइम एक एंजाइम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इसका दूसरा नाम है। जहाँ भी एज आ जाए, एज समझ ना एंजाइम है, तो इसको तुम सेवेरो ओका एंजाइम बोल सकते हो या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज बोल सकते हो। ये भी तुम्हारा आरएनए को पॉलीमराइज करने में हेल्पफुल था। विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम्हारा डीएनए से आरएनए नहीं बना था, आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन नहीं बना था, तो ये तुम्हारा टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट था। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आरएनए से तुम्हारा वो बन रहा था अमीनो एसिड, यहाँ पे डीएनए नहीं था, तो टेम्पलेट का बात ही नहीं है। फाइनली चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड विच इज गिवन इन टेबल 5.1। अभी हमने देखा ये चेकर बोर्ड है तुम्हारा। इससे इन्होंने गॉर्ज गैमो, हरगोविंद खुराना और मार्सन नीरनबर्ग ने, इन तीनों ने काम करके ये टेबल बनाया। ठीक है, अब इसके कुछ मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। कोडॉन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, अभी हमने देखा। 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो उसे स्टॉप करते हैं। ठीक है, मतलब इनका कोई काम नहीं है, ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, देखेगा चुपचाप बैठा है, तो मैं भी चुपचाप बैठ जाता हूँ और यहाँ से काम बंद। इन तीनों कोडॉन का काम होता है उसको रोकना। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerative. कुछ अमीनो एसिड्स यहाँ पे देख सकते हो, कुछ अमीनो एसिड्स, ये सेरीन है ना, सेरीन यहाँ पे भी देख सकते हो और इससे भी देख सकते हो, ये मोर देन वन टाइप के कोड से बन रहे हैं। तो ये ऐसे टाइप के उसको बोलोगे कोडॉन को डीजनरेटिव कोडॉन्स। ऐसे टाइप को क्या बोलोगे? डीजनरेटिव कोडॉन। द कोडॉन इज रीड एमआरएनए इन कॉन्टिग्युअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। देखो जैसे मान लो AUGCUGCUU, अगर यहाँ से तुम ए को काट दो, ए को, अरे यार रुको, जैसे मान लो अगर यहाँ पे छोड़ो, यहाँ अभी क्या बन रहा है? 3 3 3, ठीक है, 3 का सेट बन गया, 3 कोडॉन्स बन गए। अब अगर तुम इसको हटा दो तो अब ये क्या करेगा?
इसको मत हटाओ, इसको हटा दो समझने के लिए। तो ये तुम्हारा पहला बनेगा। फिर 1 2 और 3, तो ये क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ये एक गायब हो गया तो ये सेट ही गायब हो जाएगा, नहीं, तब ये नेक्स्ट वाले को वो कर लेगा। 2 काट दो तो क्या करेगा, 1 ये और 2 इसमें के। तो ऐसे ही किसमें कॉन्टिग्यूअस फैशन में पढ़ता है जो भी है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। द कोड इज नियरली, एक चीज नियरली यूनिवर्सल, हमेशा यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्सल का ये मतलब होता है कि जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वही चीज़ तुम्हारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ग्रीनलैंड, इधर रसिया, चाइना, इधर अफ्रीका, हर जगह होगी। तो ये ऐसा नहीं है, ये नियरली यूनिवर्सल है, मतलब ऑलमोस्ट 99% हर जगह सेम होगा, बट कुछ वेरिएशंस आएंगी। कहाँ आएंगी, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू 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 यू, उमंग उमंग उमंग, ये जो है वो कोड करेगा फिनाइल एलेनिन के लिए। लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ में ये फिनाइल एलेनिन नहीं कोड करता है। क्या कोड करता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोआ में यू 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 फिनाइल एलेनिन नहीं कोड करता है, ठीक है। AUG, अगस्त मेरा बर्थडे इसलिए मुझे याद था। AUG हैज डुअल फंक्शन, पहला ये मिथ्योनिन कोड करता है और दूसरा ये ही स्टार्ट करेगा। कोई भी कोड रहेगा स्टार्टिंग का जो 3 रहेगा वो AUG ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो UAA UAG UGA UAA UAG UGA, ये तुम्हारे स्टॉप कोडाउन्स होते हैं या टर्मिनेटर कोडाउन्स होते हैं। ये तीनों चुपचाप बैठे रहेंगे, जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा देखेगा लाइन से ये 3 है तो बंद कर देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट, टेक हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। देखो AUG से क्या बनेगा, मिथ्योनिन बनेगा, मिथ्योनिन। UUU फिनाइल एलेनिन बनाएगा, फिनाइल एलेनिन। UUC ये भी तुम्हारा फिनाइल बनाएगा, ठीक है, फिनाइल। UUC फिनाइल, UUU फिनाइल, UUU फिनाइल फिनाइल फिनाइल, मतलब पहला मिथ्योनिन बनेगा बाकी सारे फिनाइल्स बनेंगे। अब एक और दे रहा है, नाउ ट्राई दिस द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय एमआरएनए। अब एमआरएनए कोड किया है कुछ, प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द आरएनए। अब देखो मेथ AUG, ये तुम्हारा आरएनए है। अब इस पे वो जैसे मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे अब पाया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके। अब देखो, अब इसमें फिनाइलेनिन UUC UUC, तो ऐसे करके तुम्हारा ये एमआरएनए का सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट? नहीं, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि हम पढ़े हैं उमंग उपाध्याय से। कैन यू नाउ गेट कोरिलेशन विच टू प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? हाँ भैया, अब हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जेनेटिक कोड का हमने कौन कौन सा प्रॉपर्टी लर्न किया है। पहला कि ये ट्रिपलेट पाया जाता है, दूसरा कि ये डीजनरेटिव होता है, और तुम्हारा कॉन्टिग्यूअस फैशन में ये लर्न करेगा, मतलब पढ़ेगा इस कोड को। अब यहाँ से देखो कॉन्टिग्यूअस उसका मैं बता दूँ जो है कॉन्टिग्यूअस फैशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसी पे बता रहा हूँ, रुको इस पे, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। ये जो है ना कॉन्टिग्यूअस वो फैशन वाला, ये कॉन्टिग्यूअस फैशन। अब ये मैं तो बता रहा हूँ। और एक हमने प्रॉपर्टी और पढ़ी कोडॉन की कि ये नियरली यूनिवर्सल होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोआ में ये यूयूयू फिनाइल एलेनिन नहीं कोड करता है, बाकी सब में कोड करता है। तो देखो यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस फैशन का मतलब है कि ये पहले यहाँ से पड़ेगा AUG UUU UUC UUC UUU, ठीक है। अगर तुम C को काटे दो, अब इसके पढ़ने का तरीका क्या होगा, AUG UUU UUU UCU UUU UUU UC, और आगे जो भी कोड रहेगा तुम्हारा, अब उसमें से ट्रिपलेट बनेगा 3 3, ठीक है। 2 काट दो, तब ये क्या पड़ेगा, तब ये पड़ेगा, ब्लैक से करते हैं। AUG तुम्हारा यूनिवर्सल है, मतलब स्टार्टिंग में मिथ्योनिन कोड करेगा और स्टार्टिंग कोडॉन है, ठीक है। इनिशिएटर या स्टार्टिंग। अब ये UUU यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये दोनों हमने काट दिया है। अब एक यहाँ का और 2 यहाँ का, एक यहाँ का 2 यहाँ का, एक यहाँ का 2 यहाँ का, एक यहाँ का 2 यहाँ का, और आगे CU एक यहाँ का 2 यहाँ का, आगे जितना भी होगा। कब तक करेगा, जब तक UAA
यू ए जी या यू जी ए नहीं आ जाता, यू ए जी कब तक ये पढ़ेगा आगे तक, जब तक कि इसके पास तुम्हारा तीन में से कोई एक नहीं आ जाता। तीन में से कौन सा एक, यू ए यू जी ए यू ए जी, जब तक इन तीनों में से कोई एक नहीं आ जाता तब तक ये पढ़ते रहेगा। तो अब तुम भी पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।